दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जॉब प्लान कोचिंग में फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रियंका कुमारी आज आपको सेल का पार्ट एकाएकी करके पढ़ाने जा रही हूँ। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले देखेंगे हम लोग क्या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। क्या बोलते हैं? कोशिका का पावर हाउस। देखेंगे सबसे पहले हम लोग इसकी खोज सर्वप्रथम कोलिकर के द्वारा 1880 ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? इसकी खोज सर्वप्रथम 1880 में कोलिकर के द्वारा किया गया था। तो माइटोकॉन्ड्रिया को रोकी माई बच्चा को कहाँ खोजती है? कोलिए। तो क्या हो जाएगा? कोलिकर। कोलिए से क्या हो जाएगा आपका? कोलिकर। अब देखेंगे इसे कोशिका का ऊर्जा घर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस। क्या बोला जाता है? पावर हाउस, क्योंकि एनर्जी हाउस, पावर हाउस सब इसी को बोला जाता है। अब देखेंगे हम लोग इसमें डीएनए उपस्थित होता है। इसमें क्या उपस्थित होता है? डीएनए। क्या? डीएनए। इसको फुल फॉर्म क्या होता है डीएनए का? देखेंगे हम लोग डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। क्या होता है? डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। इसमें डीएनए में उपस्थित होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है, बहुत बार का प्रीवियस क्वेश्चन है, बहुत VBI है। क्या है? ये बहुत VBI है, आपसे बार बार पूछेगा एग्जाम में कि डीएनए का फुल फॉर्म बताइए। तो आप लोग क्या बताइएगा? डीऑक्सीराइबो एसिड। अब देखेंगे इसमें आरएनए उपस्थित होते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए और आरएनए दोनों उपस्थित होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या क्या उपस्थित होते हैं? डीएनए और आरएनए। तो आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? जस्ट कुछ नहीं देखना है, यहाँ पे जो डी लगा हुआ है ना, वहाँ पे डीएनए है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है ना। अब जैसे ही आपसे पूछे आरएनए, क्या पूछेगा? आरएनए। तो क्या रखेंगे? सीधे यहाँ रखेंगे राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्या हो जाएगा? वहाँ पे रहेगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और यहाँ पे सीधा हो जाएगा राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोला जाता है? पावर हाउस। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या बोला जाता है? पावर हाउस। अब देखेंगे हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया प्रथम उदित कोशिकांग है, फर्स्ट ओरिजिनल ऑर्गेनल। अब देखेंगे आगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित तथा यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। आप लोग को थोड़ा अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रोकैरियोटिक। आखिर प्रोकैरियोटिक होता क्या है? तो प्रोकैरियोटिक सबसे छोटा मतलब बहुत छोटा होता है। उसमें क्या क्या आता है? जीवाणु को ही क्या बोलते हैं हम लोग? बैक्टीरिया। उसका अच्छा एग्जाम्पल नीले हरे शैवाल। प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल हो जाएगा आपका साइनोबैक्टीरिया। क्या हो जाएगा? साइनोबैक्टीरिया। नीले हरे शैवाल, जीवाणु, ये सब हो जाता है। कलर भी आपका नहीं दिख रहा होगा, शायद पीला, तो रेड पे ले लेते हैं क्या। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं होता है और किस में होता है? यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है? उपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिका कहने का मतलब जिसमें थोड़ा बड़े बड़े प्राणी आते हैं, जैसे कि हम लोग हो गए, मतलब प्लांट सेल, एनिमल सेल, मतलब थोड़ा बड़े बड़े जो आपको आंखों से दिखते हैं, ठीक, वो सब यूकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। और प्रोकैरियोटिक में कौन कौन आते हैं? जीवाणु को ही बोलते हैं हम लोग बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया, फिर वायरस, जितना बीमारी फैलाने वाले होते हैं ना, वो सब प्रोकैरियोटिक में आते हैं। मतलब थोड़ा वायरस टाइप का होते हैं वो सब। अब देखेंगे यह
पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में उपस्थित होते हैं, मतलब प्लांट और एनिमल दोनों में उपस्थित होते हैं। पादप कोशिका तथा जंतु कोशिका दोनों में प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं? दोनों में प्रेजेंट होते हैं। कौन? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोला जाता है? बहुत बार का प्रीवियस क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस या ऊर्जा घर बोला जाता है। अब देखेंगे हम लोग, यह केंद्रक के बाद दूसरा बड़ा कोशिकांग है। क्या है? केंद्रक के बाद दूसरा बड़ा कोशिकांग है। ये 2 नंबर पर आता है, आकार में बड़ा में 2 नंबर पे आता है। कौन? न्यूक्लियस के बाद। किसके बाद? न्यूक्लियस के बाद। और केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग। क्या बोलते हैं हम लोग? केंद्रक को हम लोग कोशिका का दिमाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग बोलते हैं। किसको? न्यूक्लियस को कोशिका का दिमाग बोलते हैं। अब देखेंगे इसका व्यास कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। कितना होता है? 0.2 से 1 माइक्रोमीटर। अब देखेंगे इसका लंबाई, मतलब इसका तो व्यास देख लिए और इसका लंबाई देख लेंगे। 1 से लेकर 4 माइक्रोमीटर तक होता है लंबाई में। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संबंधित एटीपी जिसे क्या कहा जाता है? सिक्का कहा जाता है। किस क्या कहा जाता है? सॉरी, सिक्का कहा जाता है इसे। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन से संबंधित कार्य एटीपी का निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में कोशिकीय श्वसन संबंधित एटीपी जिसको क्या बोलते हैं हम लोग फुल फॉर्म? ये भी बहुत बार आपका पूछा हुआ है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। क्या होता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट बोला जाता है। निर्माण एवं भोजन का ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? भोजन का ऑक्सीकरण, मतलब भोजन का जो ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होता है। अब देखेंगे और आगे देखते हैं हम लोग। अब देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। आखिर माइटोकॉन्ड्रिया तो हम लोग पढ़ लिए, बट माइटोकॉन्ड्रिया का संरचना कैसा होता है वो देखेंगे अभी हम लोग। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। किसकी बनी होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। तो दोहरी झिल्ली आया है तो उससे हम लोग एक छोटा सा ट्रिक्स देख लेंगे। ये दोहरी झिल्ली आपको दिख रहा है, इसका छोटा सा हम लोग ट्रिक देख लेंगे यहाँ पे। महक, क्या हो गया? छोटा सा ट्रिक दोहरी झिल्ली का। महक आप लोग कहीं पे कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। महक आया, मौ से क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। महक, ह से क्या हो जाएगा आपका? हरित लवक। और क से क्या हो जाएगा आपका? केंद्रक। कैसे क्या हो जाएगा? केंद्रक। हमने 3 पढ़ा अभी। क्या पढ़ा हमने? 3 ठो पढ़ा। माइटोकॉन्ड्रिया को, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर होती है? 2 लेयर। तो अभी तो हम लोग इकाई की पढ़े तो उसका देख लिए। तो एक छोटा सा ट्रिक क्या है? महक। जब देखते हैं ना कोई भी चीज़ महकता है या गमकता है तो क्या बोलते हैं हम लोग? महक। तो महक हो जाएगा क्या? 2 झिल्ली वाला। जितना 2 झिल्ली वाला होगा उसका क्या हो जाएगा? महक। म से माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक और क से केंद्रक। म से माइटोकॉन्ड्रिया, ह से हरित लवक। हरित लवक को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया के हिंदी में हम लोग बोलते हैं सूत्रकणिका। क्या बोलते हैं हम लोग? सूत्रकणिका। आपको ऑप्शन में कुछ भी दे सकता है, कुछ भी आपको ऑप्शन में दे सकता है। अब देखेंगे हम लोग भीतरी झिल्ली, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली की बनी होती है। दोहरी झिल्ली की बनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया कितनी झिल्ली की बनी होती है? दोहरी झिल्ली की बनी होती है। उसमें से भीतरी झिल्ली उंगलीनुमा संरचना। कैसी संरचना होती है? उंगलीनुमा। ऐसी होती है उंगलीनुमा, मतलब ऐसे ऐसे हम लोग का 5 फिंगर रहता है ना, ऐसे 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 5 फिंगर उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? जिसे क्रिस्टी कहते हैं। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में 2 लेयर होता है जिसमें भीतरी झिल्ली उंगलीनुमा संरचना होती है, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी।
इस पर अनेक कण जैसी रचनाएं पाई जाती है। जो माइटोकॉन्ड्रिया में एक उंगलीनुमा संरचना होती है, उसमें क्रिस्टी होती है, उसको मतलब क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। और उस पर जो छोटा छोटा छिद्र दाना जैसा जो दिखता है ना, छोटा छोटा इसमें दाना जैसा जो दिखता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्जीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्जीसोम बोला जाता है। फिर हम लोग आगे थोड़ा फिगर के माध्यम से देख लेंगे, अभी पहले थ्योरी पढ़ लेते हैं। भीतरी कक्ष जो घने व समांगी पदार्थ से बना होता है, जो उसके अंदर जो भीतर में कक्ष होता है जो घना और समांगी पदार्थ मतलब घने पदार्थ से बना होता है, उसे क्या कहते हैं, मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं हम लोग, उसे मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखेंगे इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसे मैट्रिक्स कहते हैं। एक द्रव पाया जाता है उसे भी क्या बोलते हैं हम लोग, मैट्रिक्स बोलते हैं। अब देखेंगे इसमें एक द्रव पाया जाता है जिसे क्या बोले हैं, मैट्रिक्स। अब देखेंगे इसमें कोशिकीय श्वसन, यहाँ पे कोशिकीय श्वसन को एरोबिक श्वसन कहा जाता है। एरोबिक श्वसन, आखिर एरोबिक श्वसन क्यों कहा जाता है, क्योंकि यह एयर यानी हवा की उपस्थिति में होता है। सो सिंपल, क्योंकि यह एयर यानी हवा की उपस्थिति में होता है। तो यहाँ पे रख लेंगे हम लोग, हवा की उपस्थिति में होता है। इसमें कोशिकीय श्वसन को क्या बोलते हैं, एरोबिक श्वसन। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आ गया हम लोगों का फिगर, थोड़ा अच्छे से इसको पढ़ लेते हैं, जूम करके शायद उधर नहीं दिख रहा होगा आपको। चलिए इतना ही में एडजस्ट कर लेते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये पूरा क्या है हम लोग का, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है ये, माइटोकॉन्ड्रिया। अब देखेंगे हम लोग यहाँ पे, देखिए सबसे पहले देखेंगे हम लोग आउटर मेम्ब्रेन। क्या है यह, आउटर मेम्ब्रेन, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाहरी झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी झिल्ली। आउटर मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, बाहरी झिल्ली। जो माइटोकॉन्ड्रिया की दिख रहा है आपको, सबसे पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ये जो बाहर वाला जो लेयर दिख रहा है, बाहर वाला लेयर दिख रहा है, ये क्या है आपका, आउटर मेम्ब्रेन। ये क्या है, आउटर मेम्ब्रेन है ना, आउटर मेम्ब्रेन। अब देखेंगे हम लोग इंटर मेम्ब्रेन, यहाँ पे दिख रहा है, मतलब आंतरिक झिल्ली। कौन सी, आंतरिक। आंतरिक झिल्ली, ये हो गया। ये था वहाँ पे आपका, ये जो दिख रहा हो आउटर मेम्ब्रेन यानी बाहरी वाला, और ये क्या है आपका, इंटर मेम्ब्रेन, अंदर वाला। अब देखेंगे यहाँ पे, देखिए इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, ये क्या है, ये था सॉरी इनर मेम्ब्रेन यानी अंदर वाला, और यह है आपका इंटर मेम्ब्रेन, सॉरी इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का मतलब होता है क्या, कि जो दो झिल्ली मतलब बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो जगह बचा होता है, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच में जो स्पेस होता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बाहरी झिल्ली। बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच का जगह, बाहरी झिल्ली और आंतरिक झिल्ली के बीच का बाहरी झिल्ली तथा आंतरिक झिल्ली के बीच का जगह को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्या बोलते हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। अब देखेंगे हम लोग, जस्ट अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर होती है, 2 लेयर। एक तो देख लिया आप यहाँ क्या, इनर मेम्ब्रेन, और यहाँ देख ली आउटर मेम्ब्रेन। क्या देख ली ना, 2 होती है। अब देखेंगे इसमें हमने क्या पढ़ा पीछे, कि क्रिस्टी जैसा रचना, मतलब इसमें ना उंगली नुमा संरचना होती है। ये दिख रहा है आपको उंगली नुमा, ये तो दिख ही रहा होगा उंगली नुमा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी। जो उंगली नुमा संरचना दिखती है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिस्टी बोलते हैं। अब देखेंगे, अभी हम लोग जस्ट देखे थे पीछे, क्रिस्टी में जो छोटा छोटा कण के आकार का जो मतलब एक कण पाया जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्जीसोम। क्या बोलते हैं, ऑक्जीसोम। क्रिस्टी के ऊपर जो छोटे छोटे कण पाया जाता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, ऑक्जीसोम बोला जाता है। अब देखेंगे हम लोग
इसमें देखिए ये जो दिख रहा है आपको डबल सर्कल, ये किसका फिगर है? डीएनए का। किसका है? डीएनए का वो फिगर है। तो अभी हम लोग यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया क्वेश्चन समझिए। माइटोकॉन्ड्रिया में कितनी लेयर होती है? 2 लेयर होती है, एक बाहरी होती है और एक आंतरिक होती है। उसमें एक उंगलीनुमा संरचना होती है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिस्टी। क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। और उसमें क्रिस्टी के ऊपर जो छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं उसे क्या बोलते हैं? ऑक्जीसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्जीसोम बोला जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग का क्लियर हो गया। अब देखेंगे हम लोग लाइसोसोम। यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, ये क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। अब देखेंगे जस्ट हम लोग लाइसोसोम। लाइसोसोम, लाइसोसोम यह जंतु कोशिका में हमेशा पाया जाता है। जंतु कोशिका में कैसे पाया जाता है? यह जंतु कोशिका में हमेशा पाया जाता है, मतलब एक परमानेंट जंतु कोशिका में मौजूद ही होता है। जंतु कोशिका में हमेशा लाइसोसोम पाया जाता है। ये बहुत खचरा होता है, मतलब बहुत, जैसे कि अगल बगल का कोई सेल लाइसोसोम तक, जैसे कि अब कभी देखते होंगे अचानक आपको चोट लग जाता होगा, कहीं पे मारपीट या छोटे मोटे में चोट लग जाता होगा, चोट लगता है तो वहाँ पे देख काला धब्बा बन जाता है। काला धब्बा बनता है, वहाँ का लाइसोसोम ही मर जाता है, पूरा सेल ही मर जाता है। तो वहाँ से लाइसोसोम ही मर जाता है। अगर लाइसोसोम वहाँ रहता तो कौन कौन काम, मतलब जैसे कि पूरा एक सेल होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी काय, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब ये सभी चीज़ें भी होती हैं। बीच बीच में क्या होती हैं? मतलब न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस का काम है, मतलब इसको दिमाग को, मतलब केंद्रक को हम लोग कोशिका का दिमाग बोलते हैं ना, केंद्रक को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका का दिमाग। तो उस पर पूरा पे निगरानी करता है कि कौन इसमें काम कर रहा है। इसमें बहुत सारे ऑर्गन होते हैं, पूरा सेल में बहुत ऑर्गन, मतलब बहुत इसका पार्ट होता है। तो उसमें ना केंद्र क्या करता है? सब पे निगरानी करता है कि कौन काम उसमें कर रहा है। जिस तरह देखते हैं हम लोग के घर में जो कोई गार्जियन होते हैं, जो जिसका बच्चे का अगर छोटे बच्चा है तो उसको पढ़ने का काम है, हर आदमी को जो काम है तो गार्जियन ही ना सब पे निगरानी करते हैं। तो ऐसे ही केंद्रक यानी न्यूक्लियस पूरा सेल का निगरानी करता है कि कौन इसमें माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा बना रहा है कि नहीं। लाइसोसोम अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कभी मजबूरी में, जिस समय वहाँ का सेल मर जाएगा तो वहाँ पे वो छीट रहा है कि नहीं, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है कि नहीं, ऐसे ऐसे, मतलब केंद्रक तो सब कुछ देखते रहता है, पूरा गार्डिंग करके रखता है। कौन? केंद्रक। लेकिन जब ये सब केंद्रक से नहीं मानता है, मतलब ये सब किस केंद्रक का न्यूक्लियस का बातें नहीं सुनता है कि जब हम नहीं बनाएंगे तो नहीं बनाएंगे, ऐसे बोल देता है ना। कि कभी कभी देखते हैं गार्जियन को भी कोई डांट देता है कि हम नहीं पढ़ेंगे, अभी हम नहीं काम करेंगे। तो ऐसे ही ये पूरा गार्डिंग करता है। और जब ये गार्डिंग करता है तो जब भी कभी कभी बोल देता है, मतलब अगर केंद्रक का बात वो नहीं सुना तो लाइसोसोम बोलता है कि क्या करने का मन है कि नहीं, तो बोलता है कि नहीं करेगा। तो लाइसोसोम क्या करता है? इतना खचरा होता है कि इसके अंदर जो होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छिड़क के पूरा को उसके के नष्ट कर देता है। इतना खचरा होता है। तो पूछेगा आपसे कि मतलब इसकी खोज कौन किया था? तो 1958 में ड्यूडिवे। तो बुझाया कितना खचरा होता है, पूरा एकदम सत्यानाश कर देता है, पूरा सेले का सत्यानाश। तो जो कभी धब्बा लग जाता है वो आपको, तो जब वहाँ को तो सेल मरा सो मरा, सेल अगर मरा तो उसमें तो सब चीज़ मर गया। लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वैक्यूल्स, ये सभी चीज़ मर गया ना। तो लेकिन जब सब चीज़ मर जाएगा तो कोई ना कोई आना चाहिए ना उसको, मतलब क्रियाक्रम करने के लिए। तो कौन आता है? बगल वाला सेल, मतलब बॉडी का जो बगल में पार्ट में, जैसे कि यहाँ का माने कि पूरा सेल नष्ट हो गया, क्या है? पूरा मर गया। तो इसमें कौन आएगा इसको पकड़ने? बगल वाला सेल। ये जो बगल वाला सेल है इसमें भी तो सब चीज़ है, तो मेन इसमें कौन निभाएगा? लाइसोसोम। इसमें छिड़केगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, पूरा छिड़केगा उस पर, छिड़क के पूरा को उसको सत्यानाश कर देता है। तो उसके बाद वो धीरे धीरे काला धब्बा मतलब खत्म हो जाता है। फिर उस मतलब जो मरी हुई सेल की जगह पे नई कोशिका, बगल वाली कोशिका से धीरे धीरे फिर नया सेल बन जाता है। तो देखोगे मतलब 5 से 7 दिन के अंदर में फिर वहाँ पे जहाँ पे आपका काला धब्बा होगा फिर ये ऑटोमेटिक वहाँ पे मतलब फिर से नया आपका जिस आकार का पहले शेप था वैसे चला आता है। तो अभी देखेंगे यह जंतु कोशिका में तो हमेशा पाया जाता है। जंतु कोशिका में मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसकी खोज कौन किया था? ड्यूडिवे। तो थोड़ा सा रख लीजिएगा कि जब लाश जब मरता है, मतलब आदमी मर जाता है तो लाश हो जाता है, तो कहाँ डुबा देता है? पानी में। देते हैं पानी में, मतलब गया पौड़ने गया या तड़पने गया, कुछ करने गया, डूब के मर गया, तो कौन? तो लाशे बन के निकलेगा। तो लाइसोसोम। कई साल 1958 में जब डूब जाएगा तो लाश कैसे निकलेगा उनमें से? ऐठल। तो 58
अब देखेंगे इसका दूसरा नाम क्या है, आत्महत्या की थैली। ये अपने आप को फाड़ लेता है एकदम, सुसाइड बैग। अगर कोई काम नहीं करेगा, वो कैसे पूछेगा तू काम करेगा कि नहीं, तो क्या कहा नहीं, तो ये अपने आप को पूरा फाड़ लेता है, एकदम पूरा फाड़ लेता है। तो इसीलिए इसको सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली बोला जाता है। अब देखेंगे नेक्स्ट, परमाणु बम, एटम बम। तो जानवे करते हैं परमाणु बम कितना खतरनाक होता है, उतने खतरनाक इसे लाइसोसोम होता है। अब देखेंगे कोशिका का सफाई कर्मी। हम पहले ही ना आपको बताए थे कि पूरा कोशिका के साफ सुथरा रखना है, कि वहाँ से अब तुम माना कि नहीं, उसके बाद तो हम हैं ही पूरा सत्यानाश करने के लिए। अब देखेंगे लाइसोसोम परिपक्व लाल रुधिर कोशिकाएं, आरबीसी, परिपक्व लाल रुधिर कोशिकाएं आरबीसी, रेड ब्लड सेल। कौन, रेड ब्लड सेल में अनुपस्थित होता है, रेड ब्लड सेल में अनुपस्थित होता है। अच्छा हुआ कि इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता है, अगर पाया जाता तो क्या होता पता है, पूरा खून में के सत्यानाश कर देता, तनियो मनियो कोई खचराई उसमें करता, पूरा सेल मतलब ब्लड को नाश कर देता। अब देखेंगे लाइसोसोम अधिकतम निम्न में पाए जाते हैं, मतलब लाइसोसोम, अभी तो हम वीवीआई क्या इंपोर्टेंट समझे कि आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं, आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। लेकिन जस्ट अभी हम दोनों देखेंगे अब इसमें किस में निम्न में, मतलब लाइसोसोम अधिकतम निम्न में पाए जाते हैं, मतलब जो लाइसोसोम किन किन में पाए जाते हैं। पहले तो वीवीआई देखें कि आरबीसी में नहीं पाए जाते हैं। पहला देखेंगे सफ़ेद रुधिर कोशिकाएं, डब्ल्यूबीसी, किसे पाया जाता है लाइसोसोम, डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल। क्या है, व्हाइट ब्लड सेल, श्वेत रक्त कणिका, श्वेत रुधिर कोशिकाओं, श्वेत रुधिर कोशिकाओं में पाया जाता है। अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, लाइसोसोम जी का और कुछ बचा है। अभी पढ़े ना हम लोग लाइसोसोम किस में पाए जाते हैं। नहीं पाए जाने वाला में तो सबसे वो भी इम्पोर्टेंट है आरबीसी, रेड ब्लड सेल, लेकिन ये किस में पाए जाते हैं, अभी जस्ट पढ़े हैं, डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं, डब्ल्यूबीसी में पाए जाते हैं, लेकिन आरबीसी में क्या होता है, लाइसोसोम नहीं पाए जाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आरबीसी में नहीं पाए जाते। अब देखेंगे कुफर सेल यानी यकृत कोशिकाएं, कुफर सेल यानी यकृत कोशिकाएं। तो बताइए, आप लोग से क्वेश्चन है कि जिगर किसको बोलते हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आप लोग से क्वेश्चन है कि जिगर किसे बोला जाता है, जिगर किसे कहते। हाँ, आपको ऑप्शन में दे रहे हैं। पहला नंबर ऑप्शन है दिल, ऑप्शन नंबर बी है यकृत। मात्र 2 ही ऑप्शन है, आप चाहे तो कमेंट में ए या बी या पूरा डिटेल में लिख के सेंड कीजिएगा, ठीक है। कुफर सेल यानी यकृत कोशिकाएं कहते हैं, जिसको जो हमारे यकृत कोशिका जो होती है वो हमारे शरीर की सबसे आंतरिक बड़ी ग्रंथि होती है। क्या होती है, आंतरिक सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अब देखेंगे ऑस्टियोक्लास्ट, हड्डी, ये हड्डी में भी पाया जाता है, यकृत कोशिकाएं में पाया जाता है। प्लीहा या तिल्ली किसे पाया जाता है, स्प्लीन यानी प्लीहा या तिल्ली, जिसको आरबीसी का कब्र बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको, आरबीसी का कब्र यानी आरबीसी का शमशान घाट। क्या बोला जाता है, आरबीसी का शमशान घाट, या आरबीसी का कब्र बोला जाता है इसको। किसको, प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, कुछ भी दी। अब देखेंगे स्लीवा, स्लीवा यानी लार, ये जो हमारे मुख में होती है, दांत होती है और लार। जब हम आपको पाचन तंत्र पढ़ाएंगे तो पूरा डीपली से पढ़ाएंगे, पहले मुख दांत इसमें लार होती है, तो अभी फिलहाल इतना ही पढ़ते हैं। टेम्पोररी के लिए लार 3 प्रकार के होते हैं, अभी उसको बाद में देखेंगे हम लोग, जब पाचन सिस्टम हम लोग पढ़ेंगे उस समय। अब देखिए स्लीवा यानी लार, लार में भी पाई जाती है, यकृत कोशिकाएं में पाई जाती है, स्प्लीन में, प्लीहा में, तिल्ली में, ये सभी में पाई जाती है। अब देखेंगे पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय, पैंक्रियाज यानी अग्नाशय। अब देखेंगे पैंक्रियाज, पैंक्रियाज को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। आगे वीडियो ना, डब्ल्यूबीसी लार यानी सलाइवा में पाया जाता है। और देखेंगे नेक्स्ट अग्नाशय में, कहाँ पाया जाता है, अग्नाशय में, यानी पैंक्रियाज। अग्नाशय को हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रित ग्रंथि। क्या बोलते हैं हम लोग, मिश्रित
ग्रंथि। अग्नाशय को हम लोग मिश्रित ग्रंथि क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि होती है। कैसी होती है? अंतःस्रावी ग्रंथि और बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होती है। अंतःस्रावी ग्रंथि एवं बाह्यस्रावी ग्रंथि दोनों होती है, इसलिए हम लोग पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं? मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है। इतना में लाइसोसोम पाया जाता है और किस में नहीं पाया जाता है? सभी मतलब देखे थे जस्ट पीछे, आरबीसी यानी रेड ब्लड में नहीं पाया जाता है। और पाया किस किस में जाता है? यकृत कोशिका में पाया जाता है, फिर हड्डी में, प्लीहा में, लार में और फिर अग्नाशय में पाया जाता है। अब देखते हैं इसका फिगर, थोड़ा सा इसका फिगर देख लेते हैं लाइसोसोम का हम लोग। देखिए फिगर, ये है क्या? लाइसोसोम का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा है फिगर लाइसोसोम का। यहाँ पे बाहरी मेम्ब्रेन, क्या है? मेम्ब्रेन है और इसमें प्रोटीन और एंजाइम। इसमें पूछेगा आपसे कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पूछेगा आपसे कि लाइसोसोम में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो हाइड्रोलाइटिक या अपघटीय एंजाइम। कौन सा? अपघटीय एंजाइम। कौन सा पाया जाता है? अपघटीय एंजाइम पाया जाता है लाइसोसोम में। अपघटीय एंजाइम या हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। अब देखेंगे इसका पीएच मान कितना होता है। इसका पीएच मान, लाइसोसोम का पीएच मान 4 से 5 के बीच होता है। किसके बीच होता है? 4 से 5 के बीच होता है। जो कि जब कोई भी चीज़ का पीएच मान 7 से कम आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? अम्लीय। और जब वो 7 से ज़्यादा चला जाता है तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग? क्षारीय। लेकिन जस्ट 7 में मतलब बीच में होता है, अगर नेट 7 होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीन। क्या बोलते हैं हम लोग? उदासीन। तो आपसे हम पूछेंगे कि बताइए लाइसोसोम अम्लीय होते हैं या क्षारीय होते हैं या उदासीन होते हैं, तो आप लोग का आंसर क्या रहेगा? अम्लीय होते हैं। कैसा होते हैं? अम्लीय होते हैं। तो इतना ही था आज के वीडियो में, रहने देती हूँ। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।